हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन का पोटेंशियल क्या है, कितना स्कोप है बिटकॉइन के पास ग्रो करने का, राइट। और बिटकॉइन को कंपेयर करेंगे जो एसेट क्लास है, जो जहाँ पे जिनको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखा जाता है, उनकी सीलिंग क्या है और ये सीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू में, और बिटकॉइन का क्या स्कोप है। क्या बिटकॉइन की भी कोई सीलिंग है? सीलिंग का मतलब है कि भाई लिमिट है एक पोटेंशियल पे पहुंचने का, राइट। जैसे मैं बोल दूं कि यार तुम ना इतना ग्रो कर सकते हो, राइट। अगर मैं ये बोलूं तो मैं आपको एक सीलिंग डिफाइन कर रहा हूँ। बिटकॉइन की सीलिंग कहाँ पे है, राइट। और जब मैं ये कंटेंट बनाता हूँ तो कोई ये कंटेंट मेरा बनाया हुआ नहीं है। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं जो बिटकॉइन पे लिखते हैं, बिटकॉइन पे ब्लॉग्स लिखते हैं, बिटकॉइन की स्टडी करते हैं। तो मैं उन्हीं की बात को आपके सामने सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी बनाई हुई थ्योरी नहीं है। एक बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल आया जो कि बहुत ही लर्नड आदमी ने लिखा, और उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं जिनको ऑब्वियसली मुझे पसंद आए तो मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिटकॉइन एक रिस्की एसेट क्लास है, नई एसेट क्लास है, 15 साल हुए हैं। इन कंपैरिजन टू अदर एसेट क्लास के सामने ये एक रिस्की बेट है। अपना एपेटाइट देख के इसके अंदर एंटर करें। किसी भी तरीके की इसको फाइनेंशियल एडवाइस ना माने, और ना ही मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपने इतनी बात समझ ली होगी, राइट। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और उसके बाद लेट्स लेट्स सी कि मैं आज क्या आपके साथ स्टडी करने जा रहा हूँ, राइट। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो ये जेसी मेयर है। इन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम है बिटकॉइंस फुल पोटेंशियल वैल्यूएशन, ठीक है। तो मैंने उनकी उनके ही आर्टिकल से चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेके एक पीपीटी फॉर्म में बनाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पीपीटी पसंद आएगी, ठीक है। शुरुआत में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ रिसर्च, मतलब कुछ घंटों की या कुछ दिनों की रिसर्च के बाद, जब आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हो कि क्या ऑल्ट कॉइन्स जितना भी क्रिप्टो है बिटकॉइन के अलावा, क्या वो बिटकॉइन से बेहतर है? तो कुछ घंटों की रिसर्च के बाद या कुछ दिन की रिसर्च के बाद, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स का रिसर्च करने के बाद आंसर होता है यस। जब लेकिन जब आप थाउजेंड्स ऑफ आवर्स जब आप इन्वेस्ट करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो, तब आपको ये पता लगता है कि नहीं, द आंसर इज़ नो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ना शुरू में हर चीज़ सही लग रही होगी आपके, यार ऑल्ट कॉइन्स क्या बिटकॉइन से बेहतर है। कुछ घंटों की, कुछ दिनों की रिसर्च के बाद तो आंसर येस है, कि आपको एकदम लगेगा हाँ येस है यार, ये व्हाइट पेपर तो ये बोल रहा है बिटकॉइन की ये कमी है, और ये बोल रहा है कि हम इस कमी को पूरा कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब बहुत हज़ारों घंटों की जब आप रिसर्च करते हैं, कई साल लग जाते हैं, तो उसके बाद आपको फिगर आउट होता है। लेकिन क्योंकि मैं उस रास्ते पे आगे चला हूँ 5-6 साल, मैं आपको आज ये बता सकता हूँ कि जो आपको ये हज़ारों घंटे जो स्पेंड ना करना पड़े, आपको ये कंटेंट ऐसा मिल जाए कि आपको आपके लिए अंडरस्टैंडिंग जल्दी ईज़ी हो जाए, ठीक है ना? सो उसके बाद यहाँ पे अगला आर्टिकल में आगे बात लिखी है कि व्हाट इज कॉजिंग बिटकॉइंस वैल्यू अप्रिसिएशन एंड वॉलेटिलिटी टू डेट, एंड व्हाट एंड विल दैट ड्राइव कंटिन्यू इन द फ्यूचर। क्या चीज़ है जो बिटकॉइन की वैल्यू को अप्रिशिएट कर रही है, और जो ये वॉलेटिलिटी है, और क्या ये फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर ये कंपेयर करने की कोशिश करी कि बिटकॉइन compete किससे कर रहा है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बिटकॉइन का एक्चुअल में कंपटीटर क्या है, राइट। तो काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि बिटकॉइन जो है वो यू नो उसका कंपटीटर गोल्ड है सिर्फ, राइट। और कई बार लोग बिटकॉइन को ना एज अ इंडस्ट्री समझते हैं। देखिए, कोई इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे राइटर ने लिखा कि बिटकॉइन किसी इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री से compete नहीं कर रही है। बिटकॉइन कोई ऐसा नहीं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से compete कर रही है, या ज्वेलरी इंडस्ट्री से compete कर रही है, या सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री से compete कर रही है, या वीज़ा या मास्टर कार्ड से compete कर रहा है, राइट? तो हमें कई बार ये लगता है कि जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि यार बिटकॉइन को इस इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्री
का एक तो लिमिटेड साइज़ होता है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब है कि पर्टिकुलर जो एक गुड्स और सर्विसेज़ की एक इंडस्ट्री होती है, राइट? और सपोज़ ऑटोमोबाइल है या बैंकिंग है या पेमेंट्स हैं या लोन है या इंश्योरेंस है, ये इंडस्ट्रीज़ हैं, एफएमसीजी है, ठीक है? मेडिकल है, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटैलिटी है, ये इंडस्ट्रीज़ हैं। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज़ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। बिटकॉइन का किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कॉम्पिटिशन नहीं है। रादर बिटकॉइन का जो अ, अगर आपको कंपटीशन की जगह अगर आपको कंपेयर करना है तो बेसिकली क्या है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं दुनिया में, इनसे जो वैल्यू निकलती है, जो प्रॉफिट निकलता है, राइट? वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है। जब आपने बिज़नेस किया या कोई जॉब करी, आपने इनकम कमाई, अब वो इनकम को कमा के कहीं तो आप उसको स्टोर कर रहे हो, कहीं तो उस पैसे को लगा रहे हो। तो सिमिलरली जो दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो इंडस्ट्री के अंदर से जो चीज़ें प्रोड्यूस होके जो प्रॉफिट निकलता है, वो कहीं पे तो स्टोर होता है। तो जहाँ पे वो स्टोर होता है, वो अलग-अलग ऑप्शंस हैं स्टोर ऑफ वैल्यू के, राइट? तो जितने भी अलग-अलग ऑप्शंस हैं स्टोर ऑफ वैल्यू के, इनके अंदर ये वैल्यू जाती है, इनके अंदर ये प्रॉफिट जाता है। जैसे कि अगली स्लाइड में लिख ये बताया कि जितना भी ये वैल्यू इंडस्ट्रीज़ के अंदर से निकल रहा है, या तो ये इक्विटीज़ में जाता है, राइट? इक्विटीज़ के अंदर आपका स्केर्स एसेट्स हैं, रियल ग्रोथ, आपका स्केर्स एसेट जैसे कि गोल्ड, लैंड, किसी आर्ट या कलेक्टिबल में जा रहा है। इन्फ्लेशनरी एसेट्स में रह जाता है जैसे कि फिएट करेंसी में है, एयरलाइन माइल्स में। डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में चला जाता है जैसे कि व्हीकल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। तो और या बिटकॉइन भी एक स्टोर ऑफ वैल्यू है जिसमें जो कि स्केर्स है एसेट, जिसकी स्केर्सिटी इंक्रीज हो रही है दिन प्रतिदिन, और अर्ली स्टेज ग्रोथ है। तो इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन इज competing विद ऑल द एसेट्स, सो बिटकॉइन इज competing विद ऑल द ऑप्शंस दैट फॉल्स अंडर द स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब दुनिया फिर मैं समराइज कर रहा हूँ, दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, इन इंडस्ट्री के अंदर से जो वैल्यू निकल रही है, ये वैल्यू ये वैल्यू कहीं न कहीं किसी न किसी एसेट में स्टोर की जाती है, राइट? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो इसको कहीं लगा देते हैं, कहीं रख देते हैं सो दैट हमारा जो स्टो इसकी परचेज़िंग पावर बनी रहे। तो उसमें से काफ़ी सारे एसेट क्लास हैं, राइट? उन एसेट क्लास में से एक बिटकॉइन है जो कि सबसे छोटा एसेट क्लास है इन कंपैरिजन टू अदर। लेकिन बिटकॉइन का कंपटीशन इन स्टोर ऑफ वैल्यू के जो अलग-अलग टाइप्स हैं, उससे उसका कंपटीशन है। तो अब सीन ये है कि हर स्टोर ऑफ वैल्यू जो ऑप्शन है उसका एक सीलिंग है। सीलिंग का मतलब क्या, उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। जैसे कि ग्लोबल रियल एस्टेट है, लाइक, तो ग्लोबल रियल एस्टेट जो है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स पे। अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं, राइट, तो रियल एस्टेट की डिमांड कम हो जाती है। और रियल एस्टेट की जब डिमांड कम हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है, बिकॉज प्रॉफिटेबल नहीं होता बिल्डर के लिए मकान बनाना। ठीक है? तो आपकी जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, तो फिर एकदम डिमांड बढ़ती है, तो सप्लायर उस टाइम पे वो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, बिल्डर ज़्यादा रियल एस्टेट बनाने लगते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डिपेंड करती है इंडस्ट्री, और इसकी जो सीलिंग है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है, इसका जो इसकी जो ग्रोथ है, वो इम्पैक्ट होती है इंटरेस्ट रेट से, राइट? इसी तरीके से जो कमोडिटीज़ हैं, उनकी जो सीलिंग है ग्रोथ की, वो सीलिंग डिफाइन होती है उनकी सप्लाई से। अगर मार्केट के अंदर कॉपर अचानक सप्लाई, क्योंकि कॉपर माइन ईज़िली हो जाता है। कॉपर की अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, माइनिंग ज़्यादा हो गई किसी पर्टिकुलर साल में, तो उसकी एक सीलिंग है। अगर कॉपर बहुत ज़्यादा डिमांड में बढ़ता है, तो अचानक उसकी वैल्यू वैल्यू बढ़ने लगती है। हमने पीछे पास्ट में भी देखा, कॉपर की काफ़ी वैल्यू बढ़ रही थी। काफ़ी डिमांड में आया कॉपर, तो जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ने लगी, पीछे से सप्लाई बढ़ा दी माइनर ने, क्योंकि उसको माइनर को लगा कि चलो इस टाइम प्राइस बढ़े हुए हैं, लेट्स प्रोड्यूस मोर टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसी सप्लाई ज़्यादा बढ़ी, मार्केट में फिर प्राइसिंग नीचे आ गई, तो उसकी भी एक सीलिंग है।
कमोडिटीज़ की। ऐसी जो शेयर्स होते हैं, अगर आप स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक स्प्लिट हो जाता है, जब शेयर बड़ा हो जाता है, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, तो हमने स स्टॉक्स को स्प्लिट होते हुए देखा है। प्लस जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनकी जो वैल्यू है दैट इज़ डिटरमाइन्ड बाय 2 मेजर इनपुट्स, जो कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज़ एंड द डिस्काउंट रेट्स, ठीक है? तो अल्टीमेटली कंपनीज़ भी इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करती हैं, स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं, और किसी भी कंपनी की ग्रोथ का जब बहुत एक पर्टिकुलर कंपनी एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या इंडस्ट्री में ग्रो हो रही होती है, तो फिर वहाँ कंपटीशन आता है, नई कंपनीज आती हैं, और वहाँ पे कंपटीशन की वजह से उसको अपने रेट्स गिराने पड़ते हैं, लेस प्रॉफिटेबिलिटी होती है, और अल्टीमेटली उसका स्टॉक पे इफेक्ट देखने को मिलता है। और हमने कई बार ही देखा है कि कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी, अचानक चाइनीज आ गए, चाइनीज इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर सेगमेंट में एंटर कर गई, या गवर्नमेंट की कोई ऐसी रूल या रेगुलेशंस आ गई, ये कहीं न कहीं उसके अंदर भी एक सीलिंग है। स्टॉक्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर, आप किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास को पकड़ लीजिए जो कि स्टोर ऑफ वैल्यू का आता है। लेकिन बिटकॉइन के केस में अब जैसे हाँ, गोल्ड भी यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा कि गोल्ड की जैसे ज़मीन के ऊपर जितना गोल्ड है, वो 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ गोल्ड है। और अब इसमें भी क्या है कि 2% के आसपास सप्लाई मार्केट में बढ़ आ जाती है हर साल। तो आप सोचो कि 240 बिलियन यूएस डॉलर का जो गोल्ड है, वो मार्केट को एब्ज़ॉर्ब करना ज़रूरी है, राइट? अगर वो एब्ज़ॉर्ब जो है वो, क्योंकि गोल्ड के केस में उसकी हर साल 2% से सप्लाई मार्केट में एडिशनल आती है, जो कि एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। और एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, इसीलिए गोल्ड अपना प्राइस जो है वो रिटेन कर ले जाता है। लेकिन अगर गोल्ड की एक्स्पोनेंशियल डिमांड एकदम बढ़ जाए, तो आपको लगेगा कि यार गोल्ड तो स्केर्स है, रेयर है, लेकिन गोल्ड की सप्लाई भी उस हिसाब से बढ़ जाती है। लेकिन एवरेज जो आज तक गोल्ड भी इन्फ्लेशनरी है। पिछले अगर हम उस पिछले 100 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें, तो एवरेज जो है दो हर साल 2% के आसपास की एवरेज है, तो गोल्ड भी इन्फ्लेशनरी है, और सर्टेनिटी है कि गोल्ड 2% के हिसाब से मार्केट में नया गोल्ड आना है। तो गोल्ड की भी एक जो ग्रोथ है वो स्लो है, स्लगिश है, क्योंकि ग्रोथ इन्फ्लेशनरी है गोल्ड, और पता है कि मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो रिटेन कर ले जाता है, लेकिन जो उसकी स्कोप ऑफ ग्रोथ है वो बहुत कम है, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है गोल्ड के साथ। बिटकॉइन के अंदर क्या है कि बिटकॉइन के अंदर एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है कि जो जो बिटकॉइन है वो विद टाइम उसकी जो सप्लाई है, एनुअल सप्लाई ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है। अगर 2016 में वो 3% थी उसकी सप्लाई, तो वो आज 1.8% है। 2024 में हाल्विंग के बाद 0.9% रह जाएगी, और 2028 में 0.45%। तो जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, हर 4 सालों में बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो इन्फ्लेशनरी तो है, लेकिन विद टाइम जो है, लेकिन वो कम होती चली जा रही है। हर 4 साल बाद वो कम होती चली जा रही है। जैसे आज की डेट में बिटकॉइन की सप्लाई और गोल्ड की सप्लाई ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब 2% के आसपास बिटकॉइन की भी सप्लाई है, गोल्ड की सप्लाई भी 2% के आसपास है। लेकिन अ, 2024 में बिटकॉइन की सप्लाई 0.9% रह जाएगी, लेकिन गोल्ड की 2%, राइट? 2028 में बिटकॉइन 0.45% हो जाएगा सप्लाई, और गोल्ड फिर भी 2% से सप्लाई होती रहेगी। तो ये है। और इस पर्टिकुलर अगर आप ग्राफ को देखो, तो इस ग्राफ से ही पता लगता है कि अगर आप देखें कि जो पहला ज़माना था वो ज़माना था डिजिटाइज़ेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हमने देखा, हम एनालॉग रिजीम में रहते थे 1900 में, फिर इंटरनेट का अडॉप्शन आया। हम यहाँ पे हैं। इंटरनेट के अडॉप्शन के बाद से अब आने वाला जो टाइम है वो डिजिटाइजेशन का ऑफ इंफॉर्मेशन का था। यहाँ पे हम खड़े हैं, आने वाला जो टाइम है वो भी डिजिटल है। और अब जो आने वाले जो टाइम में हमने जिस हिसाब से जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक़्त, वहाँ पे हम डिजिटाइजेशन ऑफ वैल्यू देखेंगे कि पहले जो वैल्यू है, जो मनी है, राइट? उसको डिजिटल फॉर्म में हम देखेंगे। और डिजिटल फॉर्म में से मेरा मतलब ये है कि अभी जो आप डिजिटल फॉर्म में जो मनी को देखते हो, वो बेसिकली फियाट मनी का डिजिटल वर्जन है, राइट? और जो कि एक डिजिटल नंबर है, जो कि एक सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स मिलके उसको क्रिएट करते हैं।
राइट? लेकिन यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो ट्रू सेंस में एक पब्लिक गुड है, एक कमोडिटी है, और आने वाला जो समय है, जो हमने अभी तक देखा कि इन्फॉर्मेशन अभी डिजिटाइज़ हुई है, आने वाले समय में हम वैल्यू को डिजिटाइज़ होते देखेंगे, और जो कि देख रहे हैं। और ये आने वाला टाइम जो है ये बिटकॉइन अडॉप्शन का है, जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं, ठीक है? और हम एक और चीज़ इसमें देखें कि बिटकॉइन को एक चीज़ और ख़ास ये बनाती है कि आप ये देखो कि बिटकॉइन एक एब्सोल्यूट स्केर्सिटी भी है और इंक्रीजिंग स्केर्सिटी भी है। दोनों का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। एब्सोल्यूट स्केर्सिटी का मतलब है कि आपको पता है कि बिटकॉइन इज़ 21 मिलियन, देयर इज़ ओनली गोइंग टू बी 21 मिलियन एवर। ये तो हो गया एब्सोल्यूट स्केर्सिटी। इंक्रीजिंग स्केर्सिटी का मतलब है कि विद एवरी हाल्विंग, सो एवरी 4 इयर्स आप देखो बिटकॉइन की सप्लाईज़ स्केर्स होती जा रही है, राइट? तो इंक्रीजिंग स्केर्सिटी का मतलब है विद टाइम इट इज गेटिंग स्केर्स, एब्सोल्यूट दैट देयर आर ओनली गोइंग टू बी 21 मिलियन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सतोशी नाकामोटो ने 18 फरवरी 2009 को ये बात कही थी एक फोरम में कि एज द नंबर ऑफ यूजर्स ग्रोज द वैल्यू पर कॉइन इंक्रीजेस, इट हैज द पोटेंशियल फॉर अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। as users increases the value goes up, which could attract more users to take advantage of the increasing value, right? तो ये सतोशी नाकामोटो ने भी एडमिट किया था कि with time the value will continue to grow exponentially। अगर हम इस ग्राफ को देखें, तो इस ग्राफ में आप ये देख रहे होंगे कि ये दुनिया का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है बिटकॉइन का, मतलब जो ग्लोबल एसेट्स हैं जहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए पैसा, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज से वैल्यू क्रिएट होती है, प्रॉफिट क्रिएट होता है, वो प्रॉफिट क्रिएट जनरेट होके अलग अलग जो स्टोर ऑफ वैल्यू की जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे इन्वेस्ट होता है। तो टोटल ग्लोबल एसेट वैल्यू दुनिया में जो है वो रियल एस्टेट की 330 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। बॉन्ड्स 300 ट्रिलियन वर्थ ऑफ बॉन्ड्स हैं पूरी दुनिया में। मनी 120 ट्रिलियन जो है वो मनी जो है वो प्रिंट जो हुई है पूरी दुनिया में, जो टोटल मनी सप्लाई है वो 120 ट्रिलियन है। इक्विटीज जो है, जो स्टॉक्स हैं, पूरी दुनिया का जो स्टॉक एक्सचेंज को मिला लो 115 ट्रिलियन है। फिर आप कलेक्टिबल्स, कार्स कलेक्टिबल्स को मिला लो 6 ट्रिलियन है। आर्ट 18 ट्रिलियन है। गोल्ड 12 ट्रिलियन है। एंड बिटकॉइन इज ओनली 400 बिलियन यूएस डॉलर। तो इन कंपैरिजन टू दिस, एवरी सिंगल कंपैरिजन अगर आप करो तो यहाँ पे बिटकॉइन इज ओनली 400 बिलियन यूएस डॉलर। तो टोटल मार्केट वैल्यू 900 ट्रिलियन, टोटल मार्केट पोटेंशियल जो है इस पूरी मार्केट का वो 900 ट्रिलियन है, लेकिन बिटकॉइन इज 400 बिलियन। और इसका मतलब क्या है कि करंटली जो बिटकॉइन है इज जस्ट 0.05%, मतलब 0.4 ट्रिलियन ऑफ 900 ट्रिलियन। आप सोच सकते हो कितना छोटा है। एंड बिटकॉइंस टोटल एड्रेसेबल मार्केट इन द वर्ल्ड्स बैलेंस शीट इज 900 ट्रिलियन। अब ऐसा नहीं होने वाला है, इस बिफोर आई प्रोसीड विद दिस, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि बिटकॉइन के अंदर लोग अपना सारा का सारा पैसा निकाल के बिटकॉइन में डाल देंगे। कभी नहीं होगा ऐसा कि किसी के पास फ्लैट्स हैं, वो सारे फ्लैट बेच के वो बिटकॉइन में डाल देगा। 100 साल बाद की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आगे जो विज़न आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि लोग अपने फ्लैट्स बेच के बिटकॉइन में डालना शुरू कर देंगे, लैंड बेच के बिटकॉइन में डालना शुरू कर देंगे, स्टॉक्स बेच के बिटकॉइन में डालना शुरू कर देंगे। वो सिर्फ़ इस एसेट क्लास को थोड़ा-थोड़ा एलोकेशन हर एक स्टोर ऑफ वैल्यू से अगर डाइवर्ट होने लगा, तो उसकी यहाँ पे स्टडी की गई कि अगर गोल्ड 12 ट्रिलियन है और बिटकॉइन 50% कैप्चर कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे सेंस बनता है, क्योंकि डिजिटल गोल्ड, जैसे हम गोल्ड ईटीएफ देखते हैं, डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को देखते हैं, तो अगर बिटकॉइन जैसे 50% वैल्यू कैप्चर कर लेता है, कार्स और अदर कलेक्टिबल्स का सिर्फ 5% बिटकॉइन की तरफ जाता है, फाइन आर्ट का सिर्फ 5% जाता है, स्टॉक मार्केट का 15% जाता है, रियल एस्टेट का 15% चला जाता है, बॉन्ड्स का 30% चला जाता है, मनी सप्लाई का 30% इसमें चला जाता है। तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का जो पोटेंशियल है, आउट ऑफ 900 ट्रिलियन, 200 ट्रिलियन का पोटेंशियल है। और यहाँ पे जो वैल्यूज ली हैं, ये बहुत ही आप देख सकते हो कि कंजर्वेटिव वैल्यूज ली हैं, राइट? तो 200 ट्रिलियन का मार्केट कैप का मतलब है कि आप यहाँ पे देखिए तो बिटकॉइन इस टाइम अगर उसका मार्केट कैप 400 बिलियन पे है,
और बिटकॉइन का फुल पोटेंशियल इज़ 200 ट्रिलियन और बिटकॉइन यहाँ से ट्रैवल करता है तो इट विल बी 500x यहाँ से। एंड अगर वो सिर्फ गोल्ड को ही करता है 30x ही करता है, अगर गोल्ड की मार्केट कैप को अचीव करता है तो 30x की ग्रोथ है, राइट? तो 200 ट्रिलियन right now at 400 billion. If we go from here to go achieve 200 trillion, it is 500x. Even if we achieve 100, Bitcoin 100 trillion achieve करता है, then it means 250x यहाँ से, right? और सिर्फ गोल्ड को टॉपल ऑफ कर देता है तो भी इट इज 30x। तो ये यहाँ से बिटकॉइन के फुल पोटेंशियल को बताता है कि बिटकॉइन कहाँ पे पहुंच सकता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, खासकर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप कंजर्वेटिव होइए ना, आपके पास ये फिगर्स आ गई, आप एक्सेल के अंदर इसको और कम दे दो, इसको 10% दे दो, इसको जो मर्जी फिगर यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। आप देख सकते हो कि 900 में से अगर बिटकॉइन 50 ट्रिलियन को भी अचीव करता है, 100 ट्रिलियन को अचीव करता है, राइट? तो कहाँ पहुँच सकता है? व्हाट इज़ द पोटेंशियल, राइट? सो ये समझने वाली बात है। और फिर मैं वन्स अगेन यही कहूँगा कि ये किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। जानता हूँ वीडियो 21 मिनट का हो गया है। बहुत लोगों की शिकायत भी रहती है कि सर जो आपका जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा होता है। लेकिन वीडियो मेरा रिसर्च बेस्ड होता है। मैं इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर तो नहीं बन सकता हूँ कि मैं आपको 1 मिनट में ये चीज़ें समझा दूँ और अरे यारो और ऐसा और यारो, देयर हैज़ टू बी अ लॉजिक बिहाइंड इट, राइट? किसी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यहाँ से आपको फोमो नहीं करना है। फिर मैं ये कहूँगा, मैं आपको सिर्फ़ जो दुनिया भर में जो स्टडीज़ हैं, जो लॉजिक्स हैं, वो आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। मेरा किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको प्रोत्साहित करना कि अब आप लोन लेके और ये चीज़ें करके आप एक जिस तरीके से एलोकेशन एक अपनी बास्केट के अंदर आपने के पास अलग-अलग एसेट्स हैं, एक बास्केट के अंदर इसको भी जगह दे सकते हैं, बस ये। वो भी अपना रिस्क को देख के अपनी पूरी लायबिलिटीज़ को डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, जो कि सारे खर्चे निकालने के बाद जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, उसका छोटा-सा एक एलोकेशन दे सकते हैं। यही एक यहाँ पे बात करने का ऑब्जेक्टिव है। किसी तरीके का एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस और फोमो करने के लिए ये वीडियो नहीं बना है। एक आर्टिकल है, जिसको डिस्क्रिप्शन में भी आप पढ़ सकते हो पूरा आर्टिकल। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, उसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। चलिए, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तब तक के लिए आप ये हॉडल करें, ठीक है? और जानता हूँ कि आपको वीडियो आपके कमेंट से ऐसा लगता है, मुझे व्यतीत होता है कि आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, इन डेप्थ, ठीक है ना? रिसर्च बेस्ड। चलिए, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें बिटनिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।